स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज संभल हिंसा के दौरान पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की पीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR द्वारा दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा की घटना की जांच के लिए पहले ही एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। अदालत को यह भी बताया गया कि जनहित याचिका में सभी प्रार्थनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के दायरे में आती हैं। इसे देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित चरण में अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। यूपी सरकार ने पिछले महीने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसमें सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अरविंद कुमार जैन शामिल थे। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब राज्य को निर्देश दिया कि वो पिछले 40 वर्षों से SAS नगर मोहाली फेज 11 में फ्लैटों पर रहने वाले 39 परिवारों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने की संभावना तलाशे, जो 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित थे। क्योंकि उनके पास लाल रंग वाला कार्ड यानी रेड कार्ड नहीं था जो दंगों के असली पीड़ितों की पहचान के लिए दिया गया हो, एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि अधिकारियों द्वारा 39 परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनका मामला है कि वो दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले थे और दंगों के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा था। दूसरी ओर अधिकारियों का दावा है कि ये परिवार वास्तविक दंगा प्रभावित पीड़ित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने परिसर में अतिक्रमण किया है और 40 वर्षों से गैर कानूनी कब्जे पे रह रहे हैं। ये मामला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समूह के कई अन्य वास्तविक परिवार हैं जिन्हें आश्रय की आवश्यकता भी है। एक और जरूरी खबर में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग की उस याचिका पर संघ से जवाब मांगा है जिसमें उस निर्देश को चुनौती दी गई है कि राज्य में एक मुखिया की नागरिकता का मुद्दा संघ को भेजा जाए। यह मामला उक्त मुखिया को बिहार SEC द्वारा इस आधार पर अयोग्य घोषित करने का था कि चुनाव के समय वो नेपाली नागरिक था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने इस दलील को ध्यान में रखते हुए भारत संघ को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया कि वो नागरिकता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। संक्षेप में कहें तो प्रतिवादी जो कि मुखिया है, वर्ष 2005 और 6 में एक विशेष अभियान के तहत नेपाली नागरिक बन गया था। 2021 में बिहार में पंचायत के चुनाव हुए और उन्होंने भलुआ ग्राम पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वो उक्त पद के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में उभर भी आए। हालांकि प्रतिवादी उम्मीदवार ने राज्य चुनाव आयोग पटना के समक्ष एक शिकायत मामला दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी नेपाल का मूल निवासी है और इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थो चैटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब घोटाले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई करी। प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने मामले में आरोपी की भूमिका का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया। जब रोहतगी ने बताया कि वो 2.5 साल तक हिरासत में रह चुके हैं तो न्यायमूर्ति कांत ने पूछा, तो क्या हुआ, आपके परिसर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि आरोप यह है कि रिश्वत की रकम
चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और सहायक प्राथमिक शिक्षकों से ली गई थी और अपराध की आय को डमी कंपनियों यानी कि नकली कंपनियों और प्रॉक्सी व्यक्तियों को भेज दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार 4 दिसंबर को कहा कि भविष्य में किसी अनुसूचित अपराध को अंजाम देने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं है। ऐसा करते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कथित आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप अपराध की आय उत्पन्न होनी चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, इस प्रकार एकत्र किया गया धन अपराध की आय नहीं है और अपराध की आय केवल तभी हो सकता है जब वे अनुसूचित अपराध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ हो। न्यायालय ने कहा कि धन एकत्र करके किया गया अपराध अनुसूचित अपराध सहित किसी भी कानून के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन पीएमएलए की धारा 3 को लागू करने के लिए इसे अपराध की आय नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम विवाहों के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को एक ऐसे दस्तावेज द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए जो स्पष्ट और पारदर्शी हो और इसे उर्दू जैसी भाषा में जारी नहीं किया जाना चाहिए जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है। एक समाज, विशेषकर लोक सेवकों और न्यायालय के अधिकारियों के लिए उर्दू समझना मुश्किल है। न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने कहा कि अगर निकाहनामा के मुद्रित प्रोफार्मा में हिंदी या अंग्रेजी हो तो जटिलताओं को हल करने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्येक शहर के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड के साथ एक रजिस्टर रखना चाहिए जो निकाहनामा बना सकते हैं और केवल ऐसे ही लोग निकाह की रस्म पूरी कराने के पात्र होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।